हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 के बच्चों के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बिना टाइम इनको वेस्ट किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी की बात करते हैं कि सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी। द डिस्कवरी ऑफ ER हम इसको कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ER की जो डिस्कवरी की थी वो की थी एल्बर्ट क्लाउडे एंड कीथ पोर्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो डिस्कवरी इनकी थी वो किसने की थी? एल्बर्ट क्लाउडे ने की थी एंड कीथ पोर्टर ने की थी। टाइम कौन सा था? 1945। तो 1945 में इसकी डिस्कवरी की गई। तो आज हम इसका मतलब भी देखेंगे कि मतलब क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एंडो है इसमें वर्ड, ठीक है। तो एंडो का मतलब क्या है? एंडो मीन्स होता है इनर। एंडो मीन्स क्या होगा? इनर। एंड प्लाज्मिक मीन्स क्या होगा? प्लाज्मा, जो कि साइटोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि प्लाज्मा होता है ना, साइटोप्लाज्म होता है सेल का, तो हम उसी की ही बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है? वो है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक मीन्स इनसाइड द प्लाज्मा। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक मीन्स क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक मतलब एंडोप्लाज्मिक मीन्स इनसाइड द प्लाज्मा। एंड रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? रेटिकुलम क्या होता है? एक तरीके का नेटवर्क है ना। हम रेटिकुलम को क्या कहते हैं? नेटवर्क की तरह देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, जैसे कि हमारी NCERT में भी लिखा हुआ है कि नेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेट लाइक स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, तो वही नेट लाइक स्ट्रक्चर है। तो रेटिकुलम क्या है यहाँ पर? रेटिकुलम मीन्स क्या होगा? रेटिकुलम मीन्स होगा आपका नेट लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नेटवर्क, है ना। नेटवर्क की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर नेट लाइक स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग इसके डेफिनेशन पे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार हमसे डेफिनेशन ही पूछी जाती है। तो हम ये सारी चीज़ें अपनी इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी? तो बेसिकली ये क्या होती है? एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल सिस्टर्नी फाउंड विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेट लाइक स्ट्रक्चर, या फिर हम इसमें कह सकते हैं नेट लाइक एंड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, यानी कि इसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? सिस्टर्नी होती हैं, ट्यूब्यूल सिस्टर्नी। एंड इसमें और क्या क्या हो सकता है? और वेसाइकल भी होते हैं फाउंड विद इन द यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट है हमारे पास लोकेशन। इसकी लोकेशन क्या होगी? तो ये बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सटेंड कहाँ से होता है? तो एक्सटेंड फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर, जो भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसकी बात कर रहे हैं, ऑफ द सेल। तो बेसिकली यहाँ से ये क्या होता है? स्टार्ट होता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम आगे चलते हैं।
तो बेसिकली इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी 3 चीज़ों से बनी है। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, हम सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि आप लोगों की जो न्यू एनसीईआरटी है वहाँ पर भी सेम इस तरीके की एक स्ट्रक्चर दी गई है। आप देख रहे हो कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो कहाँ से स्टार्ट होती है, ये इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस होती है। तो बेसिकली ये क्या है, आपकी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, वहाँ से ये स्टार्ट होती है। कौन सी 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है, ये जो आपको इस टाइप की जो स्ट्रक्चर दिख रही है, आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। और जो यहाँ पर इस टाइप की एक स्ट्रक्चर बनी हुई है जिससे एक सिस्टर्नी दूसरे सिस्टर्नी से जुड़ी हुई है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल। तो आ जाइए हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होगी, एक स्ट्रक्चर होगी आपकी सिस्टर्नी, दूसरी होगी हमारी यहाँ पर ट्यूब्यूल, थर्ड होगी यहाँ पे हमारी वेसिकल। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो हम लोगों को याद करनी है। तो बेसिकली सिस्टर्नी कैसी होती है, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली जो सिस्टर्नी होते हैं, आप लोगों ने जैसे कि देखा कि इस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है। तो आप लोगों को ये कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, तो हम कह सकते हैं ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, लॉन्ग फ्लैट सी स्ट्रक्चर दिख रही है। क्या इसमें कोई ब्रांच है, नहीं, तो इसे हम कह सकते हैं कि एक अनब्रांच्ड सेल है। ठीक है, ये कैसी सेल है, एक अनब्रांच्ड है। ठीक है, और अरेंज्ड इन पैरेलली। तो बेसिकली ये बहुत सारी होती है। ठीक है, इस टाइप से होती हैं। ठीक है, इस साइड इस टाइप से होती है। तो ये किस टाइप से अरेंज हुई हुई हैं, तो अरेंज्ड इन पैरेलली। ठीक है, अरेंज्ड इन पैरेलली। तो बेसिकली ये एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलली अरेंज हुई भी होती हैं इन स्टैक। तो बेसिकली हम इनको क्या कह सकते हैं, स्टैक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलली है, तो स्टैक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ट्यूब्यूल। तो ट्यूब्यूल क्या होते हैं, बेसिकली जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पे दूसरी स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तीसरी स्ट्रक्चर हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल कहते हैं। तो बेसिकली ये भी क्या होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच्ड होने के साथ साथ ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि ट्यूब्यूल है तो हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इनको, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। और इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी क्रिएट करता है, एक चैनल की तरह भी ये क्या करता है, काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल यहाँ पर है, ठीक है, कोई मटेरियल यहाँ है, तो वो यहाँ कैसे आएगा, तो वो इसी चैनल के थ्रू यहाँ से यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद है हमारा पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, वेसिकल। तो वेसिकल के जो होते हैं, बेसिकली वेसिकल जो होते हैं राउंड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ऐसी राउंड स्ट्रक्चर होती है, तो हम इनको क्या कहते हैं, राउंड ओब्लोंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, राउंड ओब्लोंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये ओब्लोंग का मतलब क्या है, एक ओवल मेम्ब्रेन बाउंड लाइक होती है, ओवल मेम्ब्रेन होती है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ओब्लोंग होती है, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं ओवल मेम्ब्रेन नस बाउंड होती है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पर स्ट्रक्चर पर। इसका फंक्शन क्या है, ये भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है। तो बेसिकली ये भी क्या आता है, ट्रांसपोर्टिंग करने में आता है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली जो टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको हम स्ट्रक्चर 2 चीज़ों के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर, दूसरा हम कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको क्या करते हैं, 2 टाइप पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
सेकेंड है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम लोग जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक जो माइक्रोस्कोप में जब हम इसको देखते हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम इसको देखते हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम इसको देखते हैं तो ये हमें कैसे लिखती है, सीम लाइक रफ। तो बेसिकली ये रफ वहाँ पे हमें दिखाई देती है, इसीलिए इसका क्या नाम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होती है, किससे अटैच होती है, क्या चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि रफ बोल रहे हैं। तो बेसिकली इसकी एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके ऊपर हमें कुछ ऐसे ऐसे करके क्या दिख रहे हैं, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर दिख रही है। जब हम इसमें माइक्रोस्कोप का क्लोजर व्यू करके देखते हैं तो बेसिकली ये हमें क्या दिख रही है, ये हमें रफ दिख रही है। ये कैसी दिख रही है, हमें रफ दिख रही है। और ये जो रफ दिखती है इसकी कौन सी स्ट्रक्चर की वजह से दिखती है, ये होते हैं हमारे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की वजह से ही ये हमें क्या दिखती है, ये हमें दिखती है रफ। तो बेसिकली अब हम देख लेते हैं इसका क्या फंक्शन है, ये ऐसी क्यों होती है। बेसिकली ये क्या होती है, ये इन्वॉल्व होती है इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये बेसिकली क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस। एक्टिवली ये इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इसीलिए क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। हाईली डेवलपिंग सेल होती हैं ये, स्पेशलाइज फॉर द प्रोटीन सिक्रीशन। तो बेसिकली ये प्रोटीन सिक्रीशन के लिए क्या होती है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होती है, या फिर हम ये बात बोल सकते हैं। ठीक है, हाईली स्पेशलाइज्ड। ठीक है, या तो आप बोल सकते हो कि मैम ये जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें। अब इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है जो क्या होती है, स्मूथ होती है। तो बेसिकली ये क्या होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है। ना ही हमें इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ना ही कुछ होता है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, स्मूथ स्ट्रक्चर कह देते हैं। तो बेसिकली ये क्या होती है, इट लुक लाइक अ स्मूथ। तो बेसिकली इसकी स्मूथ अपीयरेंस होती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या है, ये क्या जनरेट करता है, इट जनरेट्स लिपिड्स। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ये क्या कर रहे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहे होते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे होते हैं। प्रोटीन का क्या कर रहे होते हैं, सिंथेसिस कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये किस चीज़ का सिंथेसिस कर रहे हैं, लिपिड का सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी क्या होती है, हाईली क्या होती है, स्पेशलाइज सेल होती है, किसके लिए, लिपिड के लिए। जैसे हमने यहाँ पे हाईली स्पेशलाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वैसे ही आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि ये हाईली स्पेशलाइज किसके लिए होती है, लिपिड्स के लिए होती है। और बेसिकली इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम और होता है कि ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो आप ये वाला पॉइंट लिख लेना यहाँ से, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है, सेम यहाँ पे भी आप लोग लिख लेना। ये क्या काम होता है इनका, ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है कि क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन लिवर एंड मसल सेल। ये आपका एनसीईआरटी में मेंशन है, लिवर एंड मसल सेल। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद क्या है, इसके की फंक्शंस देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक का काम क्या होता है। सेलर स्केलेटल की तरह काम करता है, मतलब बेसिकली ये क्या करता है, शेप प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, इंटरनल सपोर्ट भी करता है। क्या करता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्ट किन चीज़ों का करेगा, तो बेसिकली ये प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करेगा, ये लिपिड का ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ करेगा, लिपिड का और प्रोटीन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास करेगा। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आफ्टर ऑल किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन्स की। और उसके बाद ये लाइसोसोम को भी कर सकता है, यानी कि सेल में जहाँ नीड होगी वहाँ ये प्रोटीन को और लिपिड को ट्रांसफर करेगा। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन
क्या हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किसी तरीके की नीड होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनना होता है दोबारा से या रिपेयर होता है, तो उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी कि इसकी मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो जाती है, इसको दोबारा से रिपेयरमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो किसके थ्रू होती है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जो कि कौन करता है, आपका ER करता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे बता ही दिया कि डिटॉक्सिफिकेशन में SCR क्या करता है, एक मेन रोल प्ले करता है। इसमें क्या रोल प्ले करता है, बेसिकली क्या करता है, क्रूशियल रोल है इसका, किसमें, डिटॉक्सिफाइंग ड्रग, डिटॉक्सिफाइंग ड्रग हो गए, अल्कोहल्स हो गए, ठीक है, अल्कोहल हो गए, ड्रग हो गए, या जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो हो गए। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें ये SCR क्या करता है, मेन रोल प्ले करता है। दूसरा इसके बाद आ गए कैल्शियम स्टोरेज। तो कैल्शियम स्टोरेज का भी हेल्प करता है, क्योंकि जो भी मसल सेल्स होती हैं जहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो भी हमारी मसल सेल्स होती हैं, मसल सेल में इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, कैल्शियम का क्या करता है, स्टोर करता है, और जब भी रिलीज होती है तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो बेसिकली कैल्शियम को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, और किस चीज़ में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक बार हम लोग NCERT देख लेते हैं, जहाँ पे मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं। तो बेसिकली NCERT में बताया गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक लार्ज ऑर्गेनेल है दैट स्प्रेड लाइक नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, द ER इज कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेलर न्यूक्लियर एनवेलप, आउटर मेम्ब्रेन से है। द ER प्ले की रोल ऑफ अ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड फैट, ये ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है। बहुत सारे सम हार्मोन्स होते हैं इन स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर, तो वो भी सेम काम करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ER इन सेल वेरी डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। तो देख लेते हैं RER क्या करता है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसकी सरफेस पे क्या अटैच हुए हुए होते हैं, राइबोसोम अटैच हुए हुए होते हैं, एंड ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो इन ग्लैंड सेल सच एज पैनक्रियाटिक सेल, ये आपको याद रखना है कहाँ कहाँ करता है, एग्जाम्पल है ये इसका। ठीक है, इसके बाद आता है SCR। जब हम SCR को देखते हैं तो ये कैसा दिखता है, यहाँ पे राइबोसोम नहीं होते, जिसकी वजह से ये क्या दिखती है, हमें स्मूथ दिखती है। और ये किस चीज़ का सिंथेसिस करती है, फैट का, हार्मोन का, और ये लिपिड सिंथेसिस में सबसे ज़्यादा क्या करती है, मेन रोल प्ले करती है। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस टाइप से ये क्या होती हैं, अटैच हुई भी होती है। अगर मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर भी बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे करके बनी हुई होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें इसकी क्या देखने को मिल जाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल जाती है। अगर आप लोगों को एक डायग्राम के बेस भी अगर कोई लेक्चर चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हो।